स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या है, इनके कितने टाइप्स हैं और इन पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एक तरीके का एक मेथड है, एक वे है जिसमें आप अपने कंप्यूटर में डेटा को किस तरह से स्टोर करते हैं, उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि जब भी ज़रूरत हो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, एक्सेस्ड किया जा सके एंड मैनिपुलेट भी किया जा सके। इसे आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक कबर्ड है, एक अलमीरा है जिसमें आपने कई तरह की ट्रेसेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब ऑर्गेनाइज की अपने अपनी मेथड्स हो सकती है। पहली मेथड्स, अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो जिसमें आपने अपनी ट्रेस को काफ़ी अच्छे से आयरन किया हुआ है और उसे हैंगर की हेल्प से आपने अपने अलमीरा में उसे फिट किया है। ओके, देन दूसरा जो मेथड है जिसमें आपने अपनी ट्रेस को काफ़ी अच्छी तरीके से तह करके एक के ऊपर एक अरेंज करके रखा गया है। एंड थर्ड मेथड हो सकता है जिसमें आपने अपने अलमीरा में अलग अलग पार्टीशन कर रखी हो, जिसमें पहला पार्ट में आपकी सारी पैंट्स होंगी, दूसरे पार्ट्स में आपकी सारी शर्ट्स होंगी, तीसरे पार्ट्स में आपके और अलग टाइप की जो ड्रेस है जिसे फॉर्मल या इनफॉर्मल नाम कह सकते हो, वो ड्रेस आपने उस पार्ट में रखी होगी। तो ये तीन तरीके से आप अपने क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि क्या ज़रूरत है इस टाइप की मेथड को फॉलो करने का, हम अपने तरीके से भी तो अपने क्लोथ्स को रख सकते हैं, अपनी ड्रेस को अरेंज कर सकते हैं। लाइक काफ़ी सारे लोगों के घर में ऐसा होता है कि उनकी चेयर्स पे ड्रेस रखी हुई होती है, या फिर कोई जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर हैंग आउट कर दिए गए होते हैं, या फिर रॉक के जरिए उन ड्रेस को उन पर अरेंज कर दिया होता है, एक के ऊपर एक डाल दिया जाता है ना। तो इस तरह से भी तो कर सकते हैं, पर इस तरह से आपकी ड्रेस को अरेंज करना क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं होता। आप अपना यहाँ का काम तो कर लेते हो, लेकिन जब ट्रेस को सर्च करने का टाइम आता है, जब पर्टिकुलर ट्रेस आपको चाहिए होती है, तो यहाँ पे आपको ट्रेस मिलने के लिए जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, या हो सकता है कि वो ट्रेस उस समय मिले ही ना, है ना। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इन टाइप की जो सिचुएशंस है उनसे बचने के लिए हम काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड को अप्लाई करते हैं, और इस तरह का मेथड होना चाहिए कि जिसमें हमारा ट्रेस समय पर मिल जाए। तो ये तीनों तरीके के मेथड्स यहाँ फॉलो किए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर कई सारी फोल्डर्स, कई सारी फाइल्स यहाँ वहाँ बिखरे रहें, तो आप कभी भी उसे सही समय पर या कम समय पर डेटा को ढूंढ नहीं पाएंगे, और जब ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो उस पर मैनिपुलेट का सवाल ही नहीं आता। इसलिए यहाँ एक तरीके दिए होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप किसी ब्राउज़र से फाइल या कोई मूवी या इमेजेस को डाउनलोड करते हैं, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाती है। ओके, इसी तरह से जब आप डॉक्यूमेंट्स के डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, तो इस तरह की फाइलें आपको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में नज़र आती हैं। और अगर हम बात करें मूवीज़ या इमेजेस की, तो इनके भी अपने अपने फोल्डर्स होते हैं जो इनके फाइल टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए जाते हैं। ओके, जिससे कि आप इन्हें आसानी से सर्च कर पाएँ, मैनिपुलेट कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ, और अगर आपको इनमें कोई चेंजेस पॉसिबल लग रहे हैं तो वो भी आप परफॉर्म कर पाते हो, जैसे कि किसी फोल्डर से पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना, मूव करना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ इस तरह के ऑर्गेनाइज में मिलने लगती है।
तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारे सिस्टम के लिए डाटा स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप हैं। बेसिकली देखें तो डाटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जिसमें आपका डाटा टाइप्स आता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन। इसके अलावा और भी डाटा टाइप आते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इनके सब टाइप्स हैं, जैसे डबल, राइट। तो इंटीजर जो आपके न्यूमेरिक नंबर के लिए है, फ्लोट फ्लोटिंग नंबर के लिए, कैरेक्टर कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स टाइप के डेटा के लिए, और बूलियन यस एंड नो या लॉजिक गेट्स के लिए, राइट। तो डेटा टाइप आपने लैंग्वेज सीखते समय भी पढ़े होंगे, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा नया नहीं करना है। इंटीजर को याद रखना है, ये न्यूमेरिक नंबर के लिए होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। फ्लोट फ्लोटिंग डेटा होता है जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन टाइप के नंबर भी इंक्लूड होते हैं। देन कैरेक्टर में स्ट्रिंग्स आती है, अल्फ़ाबेटिक होते हैं, एंड बूलियन जिसमें लॉजिक गेट्स आते हैं। ओके, अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप के और स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में है एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में है ट्री, ग्राफ एंड हैश टेबल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट्स को सिक्वेंशियली अरेंज किया जाता है। इस तरीके से यहां आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं 1 4 3 8 4 9 2 5 6। ओके, और ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं एरे इंडेक्स, जो 0 से इनिशिएट होता है एंड लास्ट जो भी आप कंडीशन अप्लाई करें ये वहां तक काउंट होता हुआ जाता है। इन इंडेक्स पे जो डेटा रखा होता है इसे एरे एलिमेंट कहते हैं, जैसे 1 4 3 8 ये सभी एरे एलिमेंट है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि जो डेटा या एलिमेंट्स की बात करें तो ये सिक्वेंशियली एक दूसरे से सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं। तो पहला टाइप आता है आपका एरे। ये डायग्राम एरे का है, इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम डेटा टाइप के स्टोर होंगे। अगर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप ले रहे हैं तो यहाँ सभी न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर होगा। इसके बीच में कोई कैरेक्टर जैसे ए लिख दिया जाए तो इस तरह से यहाँ पॉसिबल नहीं होता। ओके, यहाँ एक जैसा ही डेटा टाइप स्टोर किया जाता है, वो भी कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस यानी कंटिन्यू मोड में, जैसे कि 0 के बाद 1 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूस मोड में यहाँ स्टोर किया जाता है। जैसे अगर मैं सीक्वेंस दूं 5 4 3 2 1, ओके, अगर मैं इस तरह का सीक्वेंस दूं और एज्यूम करूं कि यहाँ पे अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये नल एरे है। ओके, तो सबसे पहले जो 5 है ये 5 आएगा 0 इंडेक्स पे। ओके, 5 की बात है 4, 4 आएगा आपके 1 इंडेक्स पे। 3 की बात करूं तो 3 आएगा आपके सेकेंड इंडेक्स में, एंड 2 की बात करूं तो 2 आएगा आपके थर्ड इंडेक्स पे, एंड 1 आएगा आपका 4 इंडेक्स पे। इसी तरीके से जो जो मैं नंबर इंसर्ट करूंगी वो इसके आगे चलेंगे, ना कि बीच में कहीं भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो एरे जो है कंटिन्यूस
मेमोरी लोकेशन पे काम करता है। ओके, तो यह कंटिन्यूस मोड होता है या कंटिन्यूस मोड कह सकते हैं, जिसमें सेम डेटा टाइप है, ये सेम डेटा टाइप है, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक ही आएगा। ओके, अगर कैरेक्टर का एरे बनाया है तो उसमें सारे कैरेक्टर होंगे। ओके, इसी तरह से फ्लोट टाइप का एरे ले रहे हैं तो उसमें सारे फ्लोट पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे, है ना। तो सेम डेटा टाइप को कंसिडर करते हैं एरे में। एरे के दो टाइप होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, ये सिंगल डायमेंशनल है, जिसमें आप एरे देते हैं और एरे का साइज बताते हैं। एरे देन एरे का सॉरी एरे और ये आएगा डाटा टाइप और उसके बाद आएगा साइज। तो सिंगल डायमेंशनल में हमारे पास एरे का डेटा टाइप और उसका सिंगल साइज होता है। लेकिन अगर मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो इसमें आपके आ जाते हैं 2D 3D। ओके, इसके आगे की भी 4D 5D पॉसिबल है। तो 2D में अगर हम बात करें तो ये साइज 1 और एक और साइज यहाँ पर कंसिडर किया जाता है S2 साइज नंबर 1 एंड साइज नंबर 2। ओके, तो इस तरह से हम 2D एरे को लिखते हैं। 2D एरे में साइज नंबर 1 साइज नंबर 2 को लेते हैं, जहां साइज नंबर 1 जो है रो को बताता है और साइज नंबर 2 कॉलम को बताता है। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे जैसे इसको डीपली में समझेंगे, बेहतर तरीके से हम इसे समझ पाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे क्या है और इसका सीक्वेंस किस तरह से होता है, कितने टाइप के हैं और इनमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है इंसर्शन का। जैसे ये आपके पास नल एरे दिया गया है, इस नल एरे में आपको एलिमेंट्स इंसर्ट करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर इंसर्शन पॉसिबल है। जैसे ये दिया है, ये नल है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था कि 5 4 3 2 1 इंसर्ट कैसे होगा। तो यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 1। ये इंसर्शन कहलाता है। दैट डिलीशन, किसी भी एलिमेंट को यहाँ से हटा देना, रिमूव कर देना। मान लीजिए ये एक एरे एलिमेंट्स स्टोर किए गए हैं एरे में। अब मुझे जो एरे इंडेक्स है 5, इसमें मुझे 9 को डिलीट करना है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ या यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। ये सारे हम प्रोसेस करते हैं डिलीशन में। अपडेट, जैसे एरे में गलती से मुझे मालूम हो कि मैंने 9 लिखा, यहाँ 4 है मान लीजिए, और मुझे यहाँ 4 की जगह मुझे यहाँ 6 लिखना है। तो इस तरह के जो ऑपरेशन है इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं या अपडेटिंग कहते हैं। तो यहाँ अपडेट पॉसिबल है एरे ऑपरेशन में। तो यहाँ पर मुझे एरे इंडेक्स को डिफाइन करना होगा कि एरे इंडेक्स जहाँ 4 है, जहाँ पर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को रिप्लेस करना है 6 से। ओके, सर्चिंग, किसी भी एलिमेंट को सर्च करना हमारा एरे एलिमेंट के एरे इंडेक्स की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि मैं ढूंढूं 5 कहाँ है, इस एरे में 5 कहाँ है, तो मैं शुरू करूंगी 0 फिर 1
फिर 2 में देखूंगी, 3 में देखूंगी, 4 में देखूंगी, 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में, तो मुझे मिलेगा कि 7 इंडेक्स में मुझे 5 मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से आपकी सर्चिंग यहाँ परफॉर्म होती है। अब बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट की। लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच एलिमेंट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स। हमने एरे में देखा कि सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होते हैं और एक कंटेनर की तरह इसमें कोई भी एलिमेंट्स को रखा जाता है जो सीक्वेंस में अरेंज किए जाते हैं। यहाँ भी डेटा सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन ये इस तरह से होता है कि जो एक ये एक डेटा है और एक ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब यहाँ पे पॉइंट आउट किया जाता है कि मेरे आगे कौन सा डेटा रखा गया है। मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए आप एक रो में खड़े हैं। ओके, आपका कोई फ्रेंड है जो जिस रो में आप हैं उसी रो में वो व्यक्ति भी है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो किस पोजीशन में है ना, कौन से नंबर पर उसका मतलब ये कह सकते हैं वो कहाँ पर है इस समय, यह नहीं पता। बट जिस रो में है आप हैं, सेम उसी रो में उस व्यक्ति को भी आपने देखा है। ओके, पर ये नहीं जानते कि वो किस स्थान पर है, कौन से नंबर की पोजीशन में है। ओके, तो अब आपको कोई बात उससे कहनी है, कोई इंटरेक्शन करना है। मान लीजिए आप मूवी की प्लान बना रहे हैं और आपने एक अगर मैं मोबाइल मैसेजिंग वगैरह इस सबको एक तरफ रख दूं, तो हम अगर पहले की बात करें तो पहले आप एक चिट है उसमें आप अपना जो भी मैसेज वगैरह है वो लिखते हैं और आप कहेंगे कि मुझे तो ये पता है कि मेरे आगे कौन है। ओके, आप अगले वाले बंदे को अपना चिट देंगे और वो अगले वाले को पास करेगा। इस तरीके से ये बताते हुए चलना है कि मेरे दोस्त का नाम मान लीजिए अंशु है। ओके, तो मेरे दोस्त का नाम अंशु है, उसे ये मैसेज पास करना है, उसे मैसेज देना है, यानी अंशु तक आते ही ये मैसेज रुक जाएगा। जब तक अंशु ना मिलेगा तब तक ये फॉरवर्ड करते रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें नेक्स्ट वाले का नाम मालूम होता है, हम उसे कॉल करते हैं यानी बुलाते हैं उसके नाम से और वो मैसेज या मैसेज का जो चिट है वो उसे पास कर देते हैं, देन वो नेक्स्ट को पास करता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन होती है लिंक्ड लिस्ट में। आपस में सभी लिंक्ड है, सभी जुड़े हुए हैं, बट हमें इंफॉर्मेशन केवल आगे वाले की जानकारी होती है, पीछे वाले का हमें कुछ नहीं पता होता। हमारे आगे जो व्यक्ति है वो हमें दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों को आगे वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे आगे जो व्यक्ति है उसकी तो भाई आंखें आगे देख रही है ना, तो उसे पीछे कौन है उसे नहीं मालूम, वो टर्न भी नहीं ले सकता है, राइट, वो मुड़कर भी नहीं देख सकता, उसे अलाउ नहीं किया गया है। तो वो आपसे चिट लेगा, ठीक है, आगे पास कर देगा, वो पूछेगा कि अंशु कौन है ना, बट वो देख नहीं सकता, पीछे टर्न नहीं कर सकता, तो उसे सिर्फ आगे वाले व्यक्ति का पता होता है कि मेरे आगे कौन है, बट मेरे पीछे कौन है ये मुझे जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसे अलाउ नहीं किया है कि वो टर्न कर सके, राइट। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट काम करता है कि यहाँ डाटा जो है स्टोर तो होता ही है, साथ में नेक्स्ट डाटा की इंफॉर्मेशन भी स्टोर की होती है। ये डाटा रखा गया है और ये जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट डाटा के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ठीक इसी तरह से यहाँ आगे आने वाले नोट भी ऐसे ही नेक्स्ट डेटा की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लिंक्ड लिस्ट भी 3 तरह की होती है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो मैंने अभी आपको डिफाइन की, ओके। डबली लिंक्ड लिस्ट में जिस तरह से हम नेक्स्ट डेटा की इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, ठीक ऐसे ही हमारे पास एक और यहाँ स्पेस होता है जिसमें हमें प्रीवियस डेटा की बारे में जानकारी
रखी होती है। ठीक है, सही, जैसे अलाउ कर दिया गया है कि व्यक्ति टर्न भी करके देख सकता है कि उसके पीछे कौन है। ओके, तो आप अब टर्न आउट कर सकते हो, टर्न करके देख सकते हो कि पीछे कौन है ना। पहले अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन अब अलाउ किया गया है डबली लिंक्ड लिस्ट में। ओके, तो डबली लिंक्ड लिस्ट में प्रीवियस डेटा की जानकारी होती है और साथ ही साथ नेक्स्ट डेटा की भी जानकारी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो नोट कुछ इस तरह से बनते हैं, तीन नोट होते हैं। एक होता है प्रीवियस, दूसरा होता है डेटा और तीसरा नोट होता है नेक्स्ट। ये नोट में यहाँ दिख रहा है, ये पूरा एक नोट है। नोट के अंदर 3 पार्ट है, प्रीवियस, डाटा और नेक्स्ट। डाटा में जो आपका डाटा एलिमेंट है, वैल्यू है। पी मतलब प्रीवियस नोट के बारे में जानकारी, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नोट के बारे में जानकारी। सर्कुलरी लिंक्ड लिस्ट, जिसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें लास्ट एलिमेंट जो होगा वापस फर्स्ट एलिमेंट के पास आएगा। कैसे, यहाँ पे नल लिखा है ना, ये नल नहीं होता। सर्कुलरी में ये जो फर्स्ट है ये इससे कनेक्टेड होता है। इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कल जनरेट हो रहा होता है। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। लिंक्ड लिस्ट ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ लिंक्ड लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? इंसर्शन, डिलीशन एंड रिवर्सल। यहाँ किस तरह से डेटा को इंसर्ट किया जाएगा, वो दूसरा ऑपरेशन है। किसी लिंक्ड लिस्ट से किसी एलिमेंट को रिमूव करना। रिवर्सल, जिसमें लिंक्ड लिस्ट दी गई है और उसमें हमें हर एक एलिमेंट को विजिट करना होता है। ओके, सिंगली लिंक्ड लिस्ट डेफिनेशन देखें तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हर एलिमेंट्स का जो पॉइंट्स होगा या पॉइंट आउट किया जाएगा, वहाँ नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ फोकस किया जाता है। यानी यहाँ जो पॉइंट्स होते हैं ये अभी हमने देखे, पहले ये जो एग्जाम्पल था वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट का था। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में नेक्स्ट की डेटा को रखा जाता है या डेटा को इन्फॉर्म किया जाता है ना। तो नेक्स्ट डेटा को पॉइंट आउट किया जाता है। और सिंगली लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? इंसर्शन, डिलीशन एंड रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब है लिंक्ड लिस्ट के हर एक एलिमेंट्स को विजिट करना। फिर है कॉन्केटिनेटिंग, जिसमें दो सिंगली लिंक्ड लिस्ट को कॉन्केटिनेटिंग कर लिया जाता है, जिसमें लास्ट एलिमेंट्स जो होता है फर्स्ट लिस्ट का और सेकेंड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे कि ट्रेन है ना, ट्रेन देखिए आपने, अगर 2 ट्रेनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो किस तरह से कॉन्केटिनेट होगी? लास्ट डिब्बा जो नेक्स्ट ट्रेन है उसके फर्स्ट डिब्बे से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ लास्ट एलिमेंट होता है और ये फर्स्ट होता है, तो यहाँ इनके बीच में कॉन्केटिनेट किया जाता है। सर्कुलरी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इस पे भी इंसर्शन, डिलीशन, रिवर्सल होता है। और सर्कुलरी में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट के साथ पॉइंट होगा, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है वो जो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे थे डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में नल की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो नल है वो नल हट जाएगा और लास्ट एलिमेंट शो करेगा नेक्स्ट की और फर्स्ट एलिमेंट की इंफॉर्मेशंस को। ये लास्ट एलिमेंट शो करेगा फर्स्ट एलिमेंट की इंफॉर्मेशंस को। ओके, सर्कुलरी लिंक्ड लिस्ट में भी इंसर्शन, डिलीशन एंड रिवर्सल परफॉर्म किए जाते हैं। डबली लिंक्ड लिस्ट में जैसा अभी आपको समझाया था, वापस से मैं फिर से डायग्राम के जरिए बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये डेटा है, डेटा में प्रीवियस और
नेक्स्ट नोड होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो गए। प्रीवियस जो प्रीवियस टाइप का डेटा है उसे ही बताएगा, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टाइप का जो डेटा है उसको इन्फॉर्म करता है कि नेक्स्ट कौन सा डेटा है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, और प्रीवियस में इससे पहले के कौन से डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो सी के पास बी की इंफॉर्मेशन होगी और डी की भी इंफॉर्मेशन होगी। बी के पास ए की इंफॉर्मेशन भी होगी और सी की इंफॉर्मेशन भी होगी। डी के पास सी की इंफॉर्मेशन भी होगी और इसके आगे आने वाले नोट्स की भी इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं ये सब कुछ मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, सिंगली और 2D एरे। सिंगली एरे में सिर्फ 1 डायमेंशन की बात होती है और 2D एरे में 2 डायमेंशन की बात होती है। एरे में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? एरे में आपको इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट, सर्चिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। सर्चिंग में आपको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना होता है। वही अपडेट की बात करें तो कोई एक्सिस्ट एलिमेंट से उसे मॉडिफाई करना इन्वॉल्व होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्टैक एंड क्यू की। स्टैक और क्यू ये दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में इस तरह का जो स्टैक है, इसे अगर इसे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टैक में आप जिस तरह से अपना बुक्स को रखने का जो सिस्टम देख पा रहे हो, इसको अरेंज किया गया है, एक के ऊपर एक बुक्स रखी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो बुक है वो कौन सी रखी गई थी, जो लास्ट में दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअली में सबसे पहले रखी गई है। राइट, काउंट यहाँ से शुरू होगा लास्ट से, लेकिन एक्चुअली में सबसे पहले इसी बुक को रखा गया है। फिर उसके बाद इस बुक को, फिर इसके बाद इसका नंबर, फिर ये देन ये एंड लास्ट ये। तो ये आपका जो है ये आपका टॉप है। ओके, सबसे ऊपर, जिसमें आपने बुक को सबसे लास्ट में रखा गया है। अब अगर मैं पर्टिकुलर बुक की बात करूं, मान लीजिए ये ऑरेंज कलर की बुक है, इसे मैं आउट करना चाहती हूँ, यानी निकालना चाहती हूँ, तो क्या तरीका होगा कि सबसे पहले मुझे ये बुक्स निकालनी होगी जो उसके ऊपर की है ना, सारी बुक्स निकालनी होगी। ये बुक्स निकलेंगी, ये बुक्स निकलेंगी, ये देन 4 बुक्स को निकालने के बाद इस बुक्स का नंबर आएगा। ओके, तो मुझे ये कैसे निकालनी है? सबसे पहले ये बुक निकलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तब इसका नंबर आएगा। तो आप समझ रहे हो, जो लास्ट में रखी गई है वो पहले आउट होती है, लास्ट में इन हुई है वो फर्स्ट में आउट होगी। इसी वजह से ये जो अप्रोच है, ये प्रिंसिपल यही कहता है, और स्टेप में लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। स्टैक जो है कहाँ कहाँ अपना मेजर रोल प्ले करता है? फंक्शन कॉल में, मेमोरी में, एल्गोरिथम्स में, वेब डेवलपमेंट में और कंपाइलर, ब्राउज़र जैसे सिस्टम्स में स्टैक का यूज़ किया जाता है। स्टैक के ऑपरेशंस देखें तो यहाँ 3 तरह के स्टैक ऑपरेशंस होते हैं। पहला है पुश। पुश मतलब जब हम स्टैक के टॉप पर कोई एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं, जैसे कि इस बुक के ऊपर मैंने एक और बुक रख दी, तो ये मेरा ऑपरेशन हुआ पुश का। ओके, ये मेरा ऑपरेशन हुआ पुश का। देन नेक्स्ट ऑपरेशन है पॉप। पॉप मतलब एलिमेंट को डिलीट किया जाता है या रिमूव किया जाता है, और ये रिमूव का काम भी कहाँ से होगा? स्टैक के टॉप से। अगर जिसको मैंने अभी पुश किया है इसे मैं हटाना चाहूँ तो इस ऑपरेशन को कहेंगे हम पॉप। ठीक ऐसे ही इस तरह की जो और भी बुक्स है, जैसे इस बुक को हटाना है तो ये भी पॉप होगी, ये भी पॉप होगी, ये भी पॉप होगी।
और ये भी पॉप होगी। उसके बाद हम ये ऑरेंज कलर की बुक्स जिसे हम निकालना चाह रहे थे वो पॉप कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ एक एक करके लास्ट में से पॉप आउट करते हैं। अब हम बात करें पीक की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टॉप एलिमेंट होता है स्टैक का, उसको बिना उठाए हम सिर्फ देख रहे होते हैं। कैसे देख रहे होते हैं, जैसे बुक्स एक्चुअली है क्या नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से, हम ठीक उस तरीके से जो रियल टाइप में काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही स्टेप के ऊपर के एलिमेंट्स को बिना हटाए इसे सिर्फ देखा जाता है कि एक्चुअली टॉप एलिमेंट क्या है। तो इसे हम पीक कहते हैं। जनरली 2 ऑपरेशन ही परफॉर्म किए जाते हैं, पुश एंड पॉप। अब आ जाते हैं क्यू में। क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है ये देख लेते हैं। ये जो सेकंड एग्जांपल दिया है इसे समझ लेते हैं। ये एक वोट देने के लिए क्यू में लगाया गया है। तो अब आप बता सकते हैं ये जो क्यू लगी हुई है इसमें से सबसे पहले वोट देने अंदर कौन एंट्री लेगा, ये राइट। लेकिन मैं कहूँ इसका नंबर कब आएगा, तो सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन एंट्री देखी जाए तो सबसे पहले किसकी हुई है, इसी की हुई है। ये लास्ट में है, ये पहले आए थे। इसके पीछे ब्लू शर्ट का आदमी है, फिर ये है, फिर ये है। ओके, तो सबसे पहले जो आउट होगा वही होगा जो फर्स्ट टाइम आया था, है ना। जो फर्स्ट में आया वही आउट होगा। तो इसलिए जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट आउट होगा। क्यू में इस तरह का कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। क्यू का जो मेजर रोल है वो डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना, मैनेज करना, शेड्यूलिंग करना और अलग अलग तरह के मैसेज को हैंडल करने का होता है। क्यू ऑपरेशंस में एन क्यू और डी क्यू 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। पीक भी होता है लेकिन जनरली मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो एन क्यू और डी क्यू में होता है, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशंस है। एन क्यू मतलब किसी एलिमेंट को ऐड करना और डी क्यू मतलब किसी एलिमेंट को उस क्यू से हटा देना। ओके, तो एन क्यू में जैसे कि अभी मान लीजिए विवेक एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है ना। अब अगर वो यहाँ आके खड़ा होता है तो इसे मैं कहूँगी एन क्यू। ओके, और अगर इस व्यक्ति को यहाँ से मैंने परमिशन दी है कि आप जाकर वोट दें, तो ये यहाँ से क्यू से बाहर निकल जाएगी। अब जो एलिमेंट होगा वो ये होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि इन्हें तो मैंने बाहर भेज दिया है ना, तो ये तो यहाँ रही नहीं। अब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ लास्ट में विवेक है। तो यहाँ पर जो बाहर भेजने का जो ऑपरेशन किया है, बाहर क्यू से निकाला है, रिमूव किया है, इसे हम कहते हैं डी क्यू। डबल एंडेड क्यू, सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्यूज में देखें तो सिंपल क्यू अभी मैंने आपको बताया, सर्कुलर क्यू जिसमें फर्स्ट और लास्ट जो है आपस में ज्वाइन होते हैं, जहां से शुरू होते हैं वही एंड हो जाते हैं। जैसे आप गोल घेरा बनाकर खेला करते होंगे पहले, है ना, जो फर्स्ट होता है वही लास्ट बन जाता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर अपना अरेंजमेंट होता है सर्कुलर क्यू में। प्रियोरिटी क्यू में यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रियोरिटी बेस पे ऑर्डर किया जाता है, जिसकी प्रियोरिटी हाईएस्ट होती है उसको पहले रखा जाता है। डबल एंडेड क्यू जिसमें हम दोनों तरफ से इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी एन क्यू भी दोनों तरफ से हो सकता है और टी क्यू भी दोनों तरफ से हो सकता है। अब अगर रियल लाइफ की बात करें तो क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में कि ऐसा हो कि एक ही जगह से हम डिलीट भी कर सकते हैं और आ भी सकते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, क्या ऐसा कोई रियल एग्जांपल है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में
या नेक्स्ट लाइव सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ डी क्यू? डी क्यू डबल एंडेड क्यू, जिसमें एलिमेंट्स को दोनों तरफ से ऐड और रिमूव करने की परमिशन अलाउ होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डी क्यू, डबल एंडेड है यानी दोनों तरफ से इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म किया जा सकता है। ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही टाइप है। इसके अलावा यहाँ जो साइज है वो स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है, यानी डायनामिकली जैसे ही कोई डेटा इंसर्ट होगा या रिमूव होगा इसका साइज बदल जाता है। डी क्यू में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, यानी कि फर्स्ट टाइम जो कि हमने देखा कि हर सीक्वेंस में ये फ्रंट और रियर की बात करें तो अगर फर्स्ट टाइप में इंसर्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे ऐड फर्स्ट। लास्ट से हम इंसर्ट करेंगे तो हम उसे कहेंगे ऐड लास्ट। फर्स्ट साइड से हम डिलीट करेंगे तो उसे हम कहेंगे रिमूव फर्स्ट, एंड लास्ट साइड से डिलीट करेंगे उसे कहेंगे रिमूव लास्ट। पीक फर्स्ट एंड पीक लास्ट, ये दो ऑपरेशंस इस तरह से है कि बिना रिमूव किए हम सिर्फ डी क्यू को रिटर्न करते हैं या व्यू देख रहे होते हैं। रिटर्न्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द डी क्यू विदाउट रिमूविंग, रिटर्न्स द एलिमेंट एट द एंड ऑफ डी क्यू विदाउट रिमूविंग इट। पीक फर्स्ट में फ्रंट में होगा काम और पीक लास्ट में एंड में काम होगा। एप्लीकेशंस ऑफ डी क्यू, अनडू रीडू फंक्शनलिटी होती है, अभी हमने देखा इस तरह से अनडू और रीडू की फंक्शनलिटी देता है। ब्राउज़र हिस्टोरी है, जैसे कि डी क्यू कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट ब्राउज़र हिस्ट्री। इसके साथ ही यहाँ जो जॉब शेड्यूलिंग है या सीपीयू शेड्यूलिंग है उसे भी डी क्यू की हेल्प से किया जा सकता है। सीपीयू शेड्यूलिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस में है फ्लेक्सिबिलिटी है एंड एफिशिएंट है, क्योंकि इससे हमारा टाइम और स्पेस दोनों बच रहा होता है। दोनों तरफ से हम एडिशन कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मेमोरी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो सकती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है पर मेमोरी यूज़ ज़्यादा हो रहा है। स्टैक एंड क्यू एप्लीकेशंस, स्टैक में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को एवेल्यूट किया जाता है। ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस क्या है ये हम आने वाले सेशंस में भी देखेंगे। रिकर्सिव फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जॉब शेड्यूलिंग, जो आपकी जिस तरह से प्रिंटर की जॉब है उसे कैसे शेड्यूल होगी, और भी अलग अलग कंप्यूटर से रिलेट टास्क होते हैं, इन सबको जॉब शेड्यूलिंग कहा जाता है। नेटवर्क बफरिंग में आपका क्यू को यूज़ किया जाता है। लिंक्ड लिस्ट का यूज़ देखें तो डेटाबेस क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस में, ब्राउज़र हिस्ट्री में, अनडू रीडू फंक्शनलिटी में, एरे एप्लीकेशंस में, मैट्रिक्स ऑपरेशंस और इमेज प्रोसेसिंग में एरे का यूज़ होता है। इमेज प्रोसेसिंग जिसमें इमेज को प्रोसेस किया जाता है। साइंटिफिक सिमुलेशंस में आपका एरे काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म होता है। जो डेटा साइंस के हैं या डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें एरे के काफ़ी अच्छे तरीके से यूसेज मालूम होंगे। इमेज प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा एरे का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो लीनियर या सिक्वेंशियली
अरेंज नहीं होते हैं, इन्हें कुछ अलग तरीके से अरेंज किया जाता है। पहला है ट्रीज में। ट्रीज एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसमें सारे नोड्स जो है एजेस की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो सबसे स्टार्टिंग नोड है इसे हम कहते हैं रूट नोड। अगर हम रियल एग्जांपल से इसकी कंपैरिजन करें तो आपने सभी ट्रीज देखे होंगे, राइट। तो ट्रीज का जो ग्रोथ है वो जहाँ से शुरू होता है उसे हम रूट कहते हैं, राइट। तो रूट हमारा यहाँ इस तरह के प्रेजेंटेशन में ग्राफिकली देखें तो सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। रूट से बनती है बहुत सारी ब्रांच नोड्स, है ना, कई सारी ब्रांच, और इनकी भी अपनी ब्रांचेस होती हैं। तो ये सभी ब्रांच नोड्स हैं जिसे यहाँ चाइल्ड नोड्स कहा गया है। और ये भी लेफ्ट एंड राइट टाइप के होते हैं। जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट नोड और जो राइट है वो राइट चाइल्ड नोड। और इनमें भी पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स भी होते हैं। हम ये सारे जो चाइल्ड हैं वो सिर्फ इसके हैं और यहाँ के जो चाइल्ड हैं वो भी इसके हैं। पर अगर हम पर्टिकुलर लेवल की बात करें, जैसे ये 5 है, ये किसका चाइल्ड है? ये चाइल्ड है 2 का, ओके, और 2 है 1 का। और यहाँ पेरेंट 2 जो है 5 का है, लेकिन 1 का पेरेंट नहीं है, 1 इसका पेरेंट है, ओके। 6 भी चाइल्ड है 2 का, लेकिन 2 चाइल्ड है 1 का। पेरेंट 2 जो है 6 का पेरेंट है, लेकिन 1 2 का पेरेंट है, ओके। तो हमसे ऊपर जो होता है, यानी कि यहाँ इस नोड के ऊपर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस नोड के लिए पेरेंट होगा। इस नोड से ऊपर 2 है तो 2 जो है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पेरेंट है। यहाँ पे 6 से ऊपर 2 है तो 6 के लिए भी पेरेंट है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो 2 से भी ऊपर एक है 1, तो 2 के लिए जो पेरेंट है वो 1 है ना। तो इस तरीके से जो रूट नोड है वो सबसे बड़ा पेरेंट नोड होता है, ओके। अब आते हैं हम ग्राफ में। ग्राफ भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 टर्म यूज होते हैं, वर्टाइस और एजेस। वर्टाइस जिसे नोड्स कहते हैं और एजेस जिसे लिंक्स भी कह सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड अ सेट ऑफ एजेस that connect a pair of nodes, ओके। तो यहाँ पे ये आपके वर्टाइस है जिसे V से शो कर रही हूँ, और ये आपकी जो लाइन आप देख रहे हो जिसे लिंक्स कह रहे हैं, इन्हें एजेस कहते हैं। तो वर्टाइस और एजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं और इस तरह से कनेक्शन बना रहे होते हैं। इनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है आइडेंटिटी के बीच में वो शो किया जाता है और ये प्रेजेंटेशन कहलाता है ग्राफ। अब आ जाते हैं हम हैश में। हैशिंग इज अ टेक्निक दैट जनरेट अ फिक्स्ड साइज आउटपुट फ्रॉम एन इनपुट ऑफ वेरिएबल साइज यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कॉल्ड हैश फंक्शन। यहाँ पे पासवर्ड स्टोरेज, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर और सिक्योरिटी डेटा के लिए हैश टाइप की टेक्निक यूज़ की जाती है। तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप ही है, हैश टेबल, जिसमें डाटा को हम एक मैथमेटिकल कोड में कन्वर्ट करते हैं जिसे कोई और आसानी से नहीं समझ पाता, और उस डेटा को वापस से ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट भी किया जाता है। इस तरह की प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब आप पासवर्ड लिख रहे होते हैं तो उस समय पासवर्ड का जो की प्रेस कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको एक डॉट बनता हुआ नजर आता है, आपका पासवर्ड हाइड रहता है। तो उस समय आपका पासवर्ड पूरी तरह से एक दूसरे ही कोड में बदल चुका होता है जिसे हैश कहते हैं, हैश कोड कहा जाता है।
और जब वापस से आप लॉग इन करेंगे तो आपने जो एंटर किया हुआ पासवर्ड है वो पासवर्ड वापस से एक हैश कोड जनरेट करता है, और उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जब भी आपने साइन अप किया था उस समय भी जो पासवर्ड का हैश जनरेट हुआ था उसे मैच किया जाता है, और उसके बाद आपको लॉगिन की परमिशन मिलती है और आप लॉग्ड इन हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हैश का एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ दिया हुआ है कि किस तरीके से ये हैश काम करता है, और जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अभी वही एग्जाम्पल को यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। हैश वैल्यू क्या है, इन सब के जितने भी डाटा स्ट्रक्चर अभी हमने ओवरव्यू किए हैं इन सबको डिटेल में जानेंगे। इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, अपडेट कैसे किया जाता है, ये सारे ऑपरेशंस हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।